हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों की काफ़ी डिमांड रही कि जो रोज़गार विद अंकित वाली बुक है अंकित भाटिशर की, ग्राम समाज की है, उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक कवर कराया जाए। तो आप लोगों की डिमांड पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं और यह न्यू एडिशन है जो कि अभी हाल ही में पब्लिश किया गया है। और बुक आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको चैप्टर वाइज में कवर किया गया है। तो थ्योरी है और थ्योरी के साथ जो है प्रत्येक चैप्टर में आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। तो इस बुक का यहाँ पर आप विषय सूची देख सकते हैं। टॉपिक वाइज चैप्टर के रूप में यहाँ पर आप देखेंगे, पहला चैप्टर स्थानीय शासन, फिर राजस्व प्रशासन है, कृषि एवं विकास एवं भूमि सुधार, यानी जो आपकी सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं को यहाँ पर आप चैप्टर वाइज में इन्होंने बना रखा है, कंपाइल किया है। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को हम लोग कवर करेंगे, थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू को देखेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हैं तब तो आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा, वरना फिर आगे नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसलिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है स्थानीय स्वशासन, जैसा कि आपकी सिलेबस में दिया गया है। तो इन्होंने पहले ही चैप्टर रख दिया है स्थानीय स्वशासन। तो आइए हम लोग कवर करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। यहाँ पर चलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य तो स्थानीय लोगों के द्वारा शासन प्रशासन में भागीदार होकर उसका संचालन करना होता है, अर्थात शासन को सबसे निचले स्तर पर संचालित करना, जिसमें आम लोगों की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जा सके। इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। वर्ष 1864 ईस्वी में भारत सरकार के एकमात्र प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया। वर्ष 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान कर उनका सुदृढ़ीकरण किया। इसके बाद वर्ष 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। तो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये हैं लॉर्ड रिपन। इस तरह एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जिसके तहत पूरे देश में उपखंड या तालुका बोर्ड की स्थापना की गई है। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कहा गया। वर्ष 1907 ईस्वी में होब हाउस की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? होब हाउस की अध्यक्षता में राजनीतिक विकेंद्रीकरण आयोग, जिसे कि शाही आयोग भी कहा जाता है, इसका गठन किया गया। कब? 1907 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन हुआ? होब हाउस। फिर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया एवं स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे राज्य का विषय बना दिया गया। तो स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय। श्री मन्नारायण अग्रवाल ने संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया था। तत्पश्चात भाग 4 यानी डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ने आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही। तो यह भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों की जो गठन की बात की गई है वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40। और ये जो भाग आपकी संविधान में टोटल भाग 22 हैं, तो भाग नंबर जो 4 है
4 के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है DPSP दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसी में आपका आर्टिकल 40 दिया है। केंद्र सरकार ने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। 24 अक्टूबर वर्ष 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ याद होना चाहिए कब, तो वर्ष होगा 1952 और डेट है 24 अक्टूबर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत पहला कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से 1953 में प्रारंभ हुआ। अगला तथ्य आपका समितियों से संबंधित है, तो यह है बलवंत राय मेहता समिति। कब की है, ईयर जरूर याद रखिएगा, वर्ष 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1957 ईस्वी में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1957 में प्रस्तुत की। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सुझाव दिए तथा समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा। तो इन्होंने त्रिस्तरीय सुझाव दिया था, ठीक है। तो ग्राम लेवल पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 12 जनवरी 1958 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी भी कहा जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट तथ्य है। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर वर्ष 1958 ईस्वी में लागू किया गया था। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। वहीं पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक रूप से शुरुआत की। तो यदि पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो आपको लगाना है नागौर डिस्ट्रिक्ट होगा राजस्थान का। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। वहीं पर प्रायोगिक तौर पर यदि पूछा जाता है तो आप लगाइएगा आंध्र प्रदेश। बाकी इलेक्शन के तौर पर देखेंगे तो MP में कराया गया था सबसे पहले। अगला तथ्य है, हाँ, अतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां संपूर्ण राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई। इसके बाद 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश, फिर असम, तमिलनाडु व कर्नाटक में 1960 ईस्वी, महाराष्ट्र में 1962 और गुजरात में 1963 में प्रारंभ हुआ। इन्होंने सब तो बता दिया, अपने उत्तर प्रदेश को भी बता देना चाहिए था। तो बेसिकली जो UP में लागू हुआ है 24 याद रखिएगा, वही जो आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल 1993 से जब संवैधानिक दर्जा मिला। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो कमेटी है जिन्होंने 2 स्तरीय सुझाव दिया था, तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया और इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। अगस्त 1978 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर 2 स्तरीय ढांचे की संस्तुति की थी। इन्होंने कहा था कि जिला स्तर पर जिला परिषद है, जबकि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होगा। प्रथम स्तर इन्होंने मंडल स्तर को और द्वितीय स्तर जिला स्तर को माना था। इस समिति के अनुसार जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर उसे ही समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु माना जाना चाहिए तथा विकास योजनाओं की तैयारी जिला परिषद द्वारा क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। तो इन्होंने दो स्तर बताया। जिला स्तर, तो जिला स्तर को इन्होंने कहा कि शक्तिशाली बनाया जाए और जो निचला यानी मंडल स्तर है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। उस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। तो बेसिकली यहाँ से जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे यही पूछे जाएंगे, जैसे कि आपने बलवंत राय मेहता समिति पढ़ा तो कब की है, तो वर्ष 1957। साथ ही साथ बलवंत राय मेहता समिति को वास्तुकार या पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी माना जाता है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की
व्यवस्था दी। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और बस ये आप याद रखिए, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान होगा, और प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। इलेक्शन के तौर पर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको MP आता है, यहाँ दिया नहीं है। जबकि अशोक मेहता से आप याद रखिएगा 2 स्तरीय ढांचे की ईयर याद रखिए 1977, और आपका 1957, ये है 77 का। और 2 स्तर की बात की गई थी, प्रथम दूसरा मंडल स्तर और जिला स्तर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो समिति हो डॉक्टर GBK राव समिति है, जो कि 1985 की है। तो ईयर याद रखिएगा ज़रूर। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सिफारिश करने के लिए 1985 ईस्वी में डॉक्टर GBK राव समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर ही किया गया था। समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय व्यवहार एवं नियमित रूप से कराने, न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों के गठित करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई थी। तो यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट आप भी सिर्फ याद रखिए कि GBK राव जो समिति है वो किस वर्ष की है, 1985 की है। साथ ही साथ इसको याद रखिए कि ये जो समिति की जो सिफारिश की गई थी वो योजना आयोग की सिफारिश पर इसका समिति का गठन किया गया था। इतना याद रखो, बस आगे बढ़ते हैं। अगली है आपकी PK थुंगन समिति, जो कि कब की है तो 1989 की है। 1989 ईस्वी में PK थुंगन समिति का गठन पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था। थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, हालांकि इसे राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। इसके बाद पंचायतों संबंधी प्रावधान के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया और 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को राष्ट्रपति ने इस पर विधेयक अपनी संस्तुति प्रदान कर दी और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से 73वां संवैधानिक संशोधन अधिकतर पूरे देश में लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो याद रखिए पंचायती राज दिवस इसी से संबंधित है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर आपको PK थुंगन समिति से संबंधित तथ्य ईयर याद रखिए 1989। इसके बाद इन्होंने जो सिफारिश की संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया, इसको याद रखिएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायती राज को कौन सा संविधान? 73वां संशोधन। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो याद रखिए 11वीं अनुसूची और भाग 9 और 73वां संविधान संशोधन यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में टोटल जो विषय हैं वह कितने विषय हैं, तो यह संख्या भी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो 11वीं अनुसूची में यानी पंचायती राज की जो सब्जेक्ट हैं टोटल वह 29 विषय की बात की जाती है। 11वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं 29 विषय हैं। यहाँ पर लिस्ट इन्होंने दिया है। कृषि एवं कृषि विस्तार है, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल क्षेत्र का विकास, पशुपालन, कुक्कुट उद्योग एवं डेयरी उद्योग। तो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, आपसे नंबर पूछ लिया जाता है कितने नंबर हैं। बाकी आप एक सरसरी निगाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो विषय हैं वह 29 विषय दिए गए हैं। कुछ खास आप देख लीजिए, जैसे मत्स्य उद्योग हो गया, सामाजिक वानिकी एवं फार्मिकी, खादी ग्रामोद्योग, कुटीर है। तो टोटल विषय ही आपसे पूछे जाएंगे। आपको याद रखना 29 विषय है 11वीं अनुसूची में। पेयजल है, ईंधन चारा है, सड़की, पुलियाँ, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। तो आप लोग 29 सब्जेक्ट याद नहीं कर पाओगे, 29 गिनती ही याद कर लो, वही काफ़ी है, उतना ही भूल जाते हो। तो इनको आप ध्यान दिल लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको सब्जेक्ट याद रखिएगा, कितने सब्जेक्ट टोटल हैं, 29 हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, डेट याद रखिएगा 24 अप्रैल, क्योंकि पंचायती राज दिवस भी
24 अप्रैल को मनाया ही जाता है और कारण यही है कि संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज को। कब? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस संशोधन का अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य है वो मध्य प्रदेश। इसकी बात मैं अभी कर रहा था कि जो चुनाव हुआ संशोधन यानी संविधान जो लागू संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो सबसे पहले जो पालन किया गया वो एमपी राज्य के द्वारा वहाँ पर जो है इलेक्शन हुआ सबसे पहले। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये है कि अन्य बातों के साथ साथ इसमें सभी स्तरों पर पंचायतों की नियमित चुनाव कराने, SC ST और महिलाओं की सीटों का आरक्षण और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उपायों से सहित जो है राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी सिंपल सी बात है, जो गाँव के इलेक्शन होते हैं इसके लिए जो है जो राज्य निर्वाचन आयोग इसका गठन किया गया है। साथ ही साथ जो फाइनेंस को कवर करता है, जैसे कि आपका ग्राम प्रधान के खाते में जो पैसे वैसे अपना जाते हैं, 14th फाइनेंस कमीशन है, ये सब जो कमीशन है उनको जो पैसे अलाटमेंट करने की जो बात की जाती है वो फाइनेंस कमीशन के ही द्वारा है। तो राज्य वित्त आयोग का भी गठन की बात की जाती है। पंचायती राज का प्रधान जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी की योग्य बनाना और गांव को सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना। तो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये वर्ड आपको दिखेगा ऑप्शन में। आर्टिकल 40 में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। तो राज्य की जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए वो अपना जो आवश्यक कदम हो उनकी आवश्यक कदम को उठाएं, तो लायबिलिटी है। अगला तथ्य है आपका ग्राम सभा। तो ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय ना होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह है। तो ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, पूर्वापाही है ना, तो वही बात यहाँ पर की गई है, गांव का समूह है। इस अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। यानी जो इलेक्शन वगैरह होते हैं तो ग्राम पंचायत जो चुनाव वगैरह होता है तो उसमें जो नाम होते हैं लोगों के 18 वर्ष से ऊपर वाले ही नाम वाले होते हैं। तो जितने भी लोग होंगे उनकी जो समूह होगा उसी को कहा जाएगा ग्राम सभा, है ना। तो मिनिमम पढ़ते ही 1000 होनी चाहिए, जो कि आगे कवर करोगे। घटना चक्र में ऑलरेडी हमने कवर करा रखा है, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी तो चलो इसको भी कवर करा देते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहेगा, तभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। आर्टिकल नंबर 243A में बताया गया है ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसे शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित हो। तो आर्टिकल नंबर 243A किससे संबंधित है, और वो है ग्राम सभा से। क्योंकि जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज में जो आपका स्टार्ट होता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ओ तक आप कवर करती हो। तो 243 में तो आपका डेफिनेशन दिए हैं, और 243A जो है वो आपकी बात करता है ग्राम सभा का मतलब क्या है। तो ग्राम सभा का मतलब है कि गांव के स्तर पर ऐसे शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल यानी जो विधायिका है, यानी जो MLA चुन के जाते हैं विधानमंडल में बैठते हैं, तो जो अपना कानून कायदा बनाएंगे कि ग्राम प्रधानिक चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं, ग्राम सभा कैसा होगा, कितने व्यक्तियों के लिए होगी, 1000 लोग होंगे तब हम ग्राम सभा मानेंगे। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि राज्य विधानमंडल जैसा अपना कानून बनाए वैसा जो उपबंधित हो उसी के अनुसार होगी ग्राम सभा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा का कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण व मूल्यांकन करती है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला पेज है दैट इज पंचायतों की संरचना एवं गठन। तो जो आर्टिकल इन्होंने ब्रैकेट्स क्या लगा रखा है यार, सिंपल सी बात है 243B आप लिखो या खा लिखो। तो चलिए याद रखिए यहाँ पर। तो आर्टिकल नंबर 243V में पंचायतों की संरचना की बात की जाती है। ठीक है, तो संरचना आपका भी है, गठन का अलग होता है, इसी में इंक्लूड कर दिया है लोगों ने। जबकि जो गठन है यानी कंपोजिशन की जो बात की जाती है आर्टिकल नंबर 243C होता है। ठीक है, जबकि बी में केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, दैट इज
संरचना की। तो इस आर्टिकल के तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन करना, जिला स्तर पर पंचायत के गठन का प्रावधान करती है। पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य आपका ये है कि पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पर पंचायती राज जो है वो 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई है। पहले स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे पर अचल पंचायत है, तीसरे पर आंचलिक परिषद है और जिला परिषद पंचायत जो है चौथे लेवल की है। तो सिंपल सी बात, इसी तथ्य को याद रखिए, भारत का एक ऐसा मात्र राज्य दैट इज पश्चिम बंगाल जहाँ पर त्रिस्तरीय नहीं 4 स्तरीय है। अगला जो तथ्य है आपका आर्टिकल नंबर 243 जो बात करता है एससी और एसटी तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात की जाती है पंचायत राज में, यानी ग्राम प्रधानी के इलेक्शन हो, इसमें जो है 1/3 यानी 33% जो है आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए। वहीं पर एससी एसटी के लिए आरक्षण तो रहता है, लेकिन महिलाओं का भी याद रखिए, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कितना परसेंट? 33, 1/3। 83वां संविधान संशोधन 2000 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है। तो याद रखिए, सिंपल सी बात, एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि एससी के लिए जो आरक्षण की बात नहीं करता है वो प्रदेश है आपका अरुणाचल प्रदेश, इतना ही याद रखो। महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है, कि कितने समय तक जो है वो रहेगा, 10 साल की आरक्षण, 20 साल, 5 साल, तो कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का जो फैसला है वो राज्य विधानमंडल की स्वाविवेक पर है, यानी जो मुख्यमंत्री होंगे, सिंपल सी बात है, मुख्यमंत्री ही समझिए, यानी जो विधानमंडल है जहाँ पर एमएलए लोग बैठते हैं, वो अब यदि कानून कोई पास करते हैं कि अब आरक्षण ऐसे नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है, कितना परसेंट, 27% की जगह 75% होगा, इस तरह जो भी है, तो इसका जो निर्णय होगा वह राज्य विधानमंडल के ऊपर है, स्वाविवेक पर है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती है। तो इसीलिए आप पढ़ते हैं किसी किसी राज्य में आपको 50% जो है वो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में महिलाओं का आरक्षण है, लेकिन किसी भी हाल में यदि मान लो उत्तर प्रदेश में आप देखो तो किसी भी हाल में अगर 33% आरक्षण है, तो यदि योगी जी चाह रहे हैं कि हम अब 20% कर दें, तो ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करना होगा, जो कि स्टेट की नहीं, वो सेंट्रल की बात होती है। तो सिंपल सी बात समझिए कि किसी भी हाल में 1/3 से कम नहीं हो सकती, बढ़ा सकते हैं बस। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने सन 2000 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम 1947 में संशोधन कर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। आप समझ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की यहाँ पर बात की जा रही है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो यह भी याद रखिए दोस्त, वर्ष होगा 2000 ईस्वी में, ठीक है, तभी से जो है आरक्षण लागू कर दिया गया पंचायती राज में, जहाँ पर ओबीसी के लिए भी आरक्षण हो जाता है, ठीक है। और आरक्षण आप जानते हैं कि जो आरक्षण चलता है वो आपका रोटेशन के बिहाफ पर होता है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखिए कब का आरक्षण दिया गया है। तो पहली बार इसको 2000 में जो है वो लागू किया गया पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन करने के बाद। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं आपको याद रखने वाली, एक तो पंचायती राज अधिनियम कब का है, 1947 का, दूसरा है कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया पंचायती राज में कब, वर्ष 2000 में। दैट्स इट। पंचायतों का कार्यकाल है, तो गांव से जो बिलोंग करते हैं उनको सब मालूम होगा कि पंचायत की जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कब से होता है यह ध्यान देने की बात है। तो जिस दिन आपका प्रथम अधिवेशन होगा, प्रथम बैठक जो हो जाएगी, उस दिन की तिथि से 5 वर्ष के लिए जो है वो प्रधान बने रहेंगे। हाँ, तो अगला तथ्य है पंचायतों के कार्यकाल की बात की जा रही है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 243E यानी ड्यूरेशन की बात करता है, कार्यकाल। तो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको जानते हैं कि ग्राम प्रधान एक बार बन गए तो 5 साल के लिए राजा आदमी हो गए हैं। इलेक्शन के टाइम पर लोगों को पैर छुएंगे, फिर 5 साल बात नहीं करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, 5 साल। आर्टिकल कौन सा संबंधित, तो 243E है, ठीक है। और यहाँ पर बात की जा रही है, अगर पंचायत बीच में भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना है, और 6 माह से कम है तो चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपकी यदि गांव के ग्राम प्रधान हैं, मान लीजिए बाई चांस रिक्त हो जाता है पद, रिज़ाइन कर देते हैं, 4 साल इन्होंने प्रधानी किया, आप बोल रहे हैं कि हम रिज़ाइन कर देते हैं, हमको रहना ही नहीं है प्रधान, अब बनना ही नहीं है, अब इन्होंने छोड़ा हम रिज़ाइन कर दे, तो 1 साल टाइम बचा ना, तब वहाँ पर उपचुनाव हो जाएगा, तब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी वहाँ पर अपना चुनाव करा दिया जाए। लेकिन अब इन्होंने 4.5 साल इलेक्शन 4.5 साल प्रधानी की, अब 6 महीने बच रहे हैं, कह रहे अब हम रिज़ाइन कर दे रहे हैं, या मृत्यु हो जाती है, हाँ जैसा भी आप समझिए कि सीट वैकेंट हो जाती है, 1 साल रह गया है तो चुनाव, और मान लीजिए 4.5 साल हुआ, उसके बाद बाई चांस डेथ हो जाती है प्रधान साहब की, तो यहाँ पर 6 महीने बचे हैं चुनाव होना दोबारा, कुछ नहीं यार, 5 साल कंप्लीट होने में 6 महीने बचे हैं, तो चुनाव कुछ नहीं होगा। अब चुनाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी प्रोविज़न में कह दिया गया ना कि चुनाव जो होगा वो 6 माह की अवधि के पूर्व, 6 माह के बीच में हो जाना चाहिए, तो ऑलरेडी 6 महीना बीतते ही 5 साल कंप्लीट ही हो जाएगा, चुनाव ही होगा, चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है घुमा घुमा के। तो सिंपल सी बात है, याद रखिए 5 साल का टाइम पीरियड है। अगर 4.5 साल बाद अगर मृत्यु या डेथ या रिज़ाइन कर देते हैं, चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि 6 माह से अधिक समय है तो आप चुनाव कराना वहाँ पर पड़ेगा, प्रधान किसी को बनाना ही पड़ेगा गांव के लोगों को। आगे बढ़ो। सदस्यों के लिए योग्यता, तो कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने या सदस्य बने रहने के लिए जो अयोग्य होगा, यहाँ पर बताया गया है, यदि वो किसी प्रवृत्त विधि के अधीन संवर्धित राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है, या 21 वर्ष से कम आयु है, या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि कानून की जो है वो तहत घोषित अयोग्य कर दिया गया है। तो सिंपल से समझो, यदि आपको ग्राम पंचायती का सदस्य का चुनाव लड़ना है तो भैया कम से कम आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, किसी कानून के तहत है ना, उस पर कोई ऐसा आरोप ना हो, है ना, जैसे कि यदि वो MLA का चुनाव लड़ना चाह रहा है, राज्य विधानमंडल के लिए योग्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य हो, तभी उसको मान लिया जाए कि वो प्रधानी नहीं लड़ सकता है। इसके बाद यदि राज्य सरकार कोई कानून बना दे कि भैया जिनके पास 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ें, नहीं लड़ सकते, और 3 बच्चे वाले कतई ना लड़ें चुनाव, तो भैया राज्य विधानमंडल बना दे कानून। तो वहाँ पर यही बताया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया, तब चुनाव नहीं लड़ सकता। तो 3 बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है नगर ये स्वशासन नगर पालिकाएँ। तो गांव में देख लिया आप, ग्राम पंचायत शहरों के लिए नगर की बात की जाती है। तो भारत में नगरीय शासन की व्यवस्था भी प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही है, तथा इसे कानूनी रूप से सर्वप्रथम 1687-88 में जो कानूनी जामा पहना दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक एक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। तो अक्सर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहला जो नगर निगम है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा मद्रास। तो यहाँ से आपका एग्जाम के पॉइंट से प्रश्न निकल गया। अगला तथ्य है कि बाद में 1726 ईस्वी में चार्टर्ड अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। तो सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना हुई मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई में। तो सबसे पुराना नगर निगम कौन होगा, सबसे पहला वह होगा आपका मद्रास नगर निगम। भारत शासन अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन को हस्तांतरित जो विषय सूची में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता के बाद 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में जो है नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक दर्जा तथा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने पंचायती राज पढ़ा, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपने देखा संविधान संशोधन रहा है, संविधान जो संशोधन रहा वो 73वां रहा पंचायती राज का। तो यहाँ पर जो नगर निगम वाला हो जाएगा नगर पालिका, वो 74वां से जोड़ा गया है म्यूनसिपालिटी का। यहाँ पर भाग आपने देखा कि भाग 9 जोड़ा गया था, यहाँ पर भाग 9 कहाँ हो जाएगा। यहाँ पर जो सूची रही है दोस्त वो 11वीं सूची रही है, और यहाँ पर जो सूची रही है वो आपकी 12वीं सूची होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नगर पालिकाओं के गठन, तो नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम। ठीक है, ये आप समझिए अंतर। अगर छोटा नगर है तो उसके लिए क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद होता है, काउंसिल। वहीं पर अगर बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर कारपोरेशन आ जाता है। ठीक है, तो बड़े नगरों के लिए कारपोरेशन और छोटे नगरों के लिए काउंसिल। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है तो नगर पालिका गठन नहीं किया जाएगा। तो यह तथ्य इंपॉर्टेंट हो गया। आप आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका की संरचना की बात की जा रही है तो किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसे वार्ड कहा गया है। किंतु राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है। तो यहाँ पर आप समझो वार्ड क्या है। वार्ड, ठीक है, तो वार्ड किसको कहा जाएगा? तो जो नगर पालिका का जो क्षेत्र होगा वो विभिन्न विभिन्न छोटे छोटे में बटा होगा। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों में, तो उसी को वार्ड कहा जाएगा। किंतु राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है। पहला दिया है कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अनुभव हो, किंतु उन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा तथ्य है कि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। यानी सेंट्रल वाला जो राज्यसभा है उसका अगर कोई सदस्य है, या जो स्टेट का उच्च सदन है राज्य विधान परिषद, इनके जो सदस्य हैं उनको नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जहां पर वो जो है जिनका उस क्षेत्र में मतदाता यानी कोई राज्यसभा सदस्य है और उस एरिया से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर उसका वोटिंग लिस्ट में नाम हो, तो वहाँ पर वो जो क्या है मतदाता के रूप में पंजीकृत है। तो अपना विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर स्टेट की गवर्नमेंट चाहे तो इनका जो है प्रतिनिधित्व जो है दे सकती है। अगला है लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जो पूर्णतः या अंशतः उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हो। इन्होंने क्या किया है, सिंपली उठाया है बेयर एक्ट की लैंग्वेज को छाप दिया है। ठीक है, अब क्या बताए, चलो आगे देखो। वार्ड समितियों के अध्यक्षों का ध्यातव्य है कि ऐसी नगर पालिका जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है कि प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। तो यही तथ्य आपके लिए इम्पोर्टेंट तथ्य है कि वार्ड समितियों के अध्यक्षों का ध्यातव्य है, यानी वार्ड समिति की जो अध्यक्ष है उनका मतलब ये होगा कि ऐसी नगर पालिका जहाँ पर जो जनसंख्या वो 3 लाख या उससे अधिक है तो उसके प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर या एक से अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का जो है वो गठन कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थानों के आरक्षण की बात की जा रही है, तो जिस तरह आप ग्राम पंचायत में उसी तरह यहाँ पर भी है 1/3 महिलाओं का है, SC ST का आरक्षण, दैट्स इट। और यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि OBC को जो आरक्षण कर दिया गया है ना, तो वही आपका जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 है उसी में संशोधन करके दे दिया गया नगर पालिका में भी, जैसे कि पंचायत में रहा है। नगर पालिका का जो अवधि है वही बात है 5 साल, सिंपल सी बात है। प्रथम अधिवेशन से 6 महीने के अगर अंदर चुनाव कराया जाना चाहिए, अगर 6 माह से ज़्यादा है, 6 माह तक ही है तो चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं, वही बात जैसे ग्राम पंचायत में रही। अगली बात है नगर पालिका सदस्यों के लिए अयोग्यता। तो कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा। क्या यार, हर जगह बेयर एक्ट, ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। ठीक है, तो हिंदी को उठा कॉपी पेस्ट कर दिया इन लोगों ने, फिर उन्होंने पता नहीं क्या घुमा। बेयर एक्ट की लैंग्वेज बड़ी ही वो होती है घुमावदार। ठीक है, अब सिंपल सी बोल लेना चाहिए। अब लिखे हैं कि यदि वह संबद्ध राज्य विधानमंडल की निर्वाचन की परियोजनाओं के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसकी अधीन अयोग्य है, या यदि वह विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसकी अयोग्य अधीन है, परंतु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर योग्य नहीं होगा यदि वो 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। सिंपल सी बात है, इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत, लेकिन उठा के केवल और केवल बेयर एक्ट की लैंग्वेज को छापा है। तो यहाँ पर 3 बातें याद रखिए। ठीक है, अयोग्य होगा, यहाँ पर आप समझो 3 बातें, ये बेयर एक्ट की भाषाएं हैं। पहला नंबर आपको याद रखना है कि राज्य विधानमंडल यदि कोई कानून बना देती है कि
वही आदमी चुनाव लड़ सकेगा, उसके अलावा कोई नहीं लड़ सकेगा। तो यहाँ पर वही बात की गई है, राज्य विधानमंडल की निर्वाचन की प्रयोग के लिए जो है प्रयोजन के लिए कानून बनाया गया हो। दूसरी बात यह है, आपको याद रखना है कि उम्र जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, बस। ठीक है, इतना बात यहाँ पर सिंपल सी। इसके बाद नगर पालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का जो विनिश्चय है वो विधानसभा द्वारा, यानी विधानसभा चाहे तो कोई कानून बना के जो है अयोग्य घोषित कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, और स्टेट गवर्नमेंट यदि कोई कानून बना देती है कि इतने ही दायरे वाले चुनाव लड़ेंगे, ये व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकेगा, तो बस इतनी बातें, उम्र सीमा 21 वर्ष, बस, और कोई बात नहीं है। सब बेयर एक्ट उठा के छापे गए हैं। अगला है नगर पालिकाओं का निर्वाचन है। तो नगर पालिका के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उसकी सभी निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 की के तहत पंचायती के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो सिंपल सी बात है, ये बेयर एक्ट की भाषा आप समझो इतना दोस्त, कि जो नगर पालिका का निर्वाचन है वो जो तौर तरीके होंगे चुनाव कराने के, वो सब राज्य चुनाव आयोग होगा, उसमें निहित होगा। आगे बढ़ते हैं, और आर्टिकल याद रखना चाहो तो आर्टिकल 243 के। अगला है आर्टिकल नंबर 243 बा। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और प्राधिकार है, इसको इंग्लिश में आप पढ़ोगे 243 डब्लू की बात करता है। ठीक है, डब्लू, MN तो डब्लू है, जिसमें कि इस आर्टिकल में नगर पालिकाएँ उनकी जो पावर है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। तो ये नगर पालिका के पास पावर है अपना कोई कानून अपना बनाए, नियम कायदा कानून, और उसी के तहत आप यहाँ पर काम करने हैं, और उन्हीं काम को करना है जो कि 12वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा ग्राम पंचायतों के पास जो काम करने का तौर तरीका है, वो कितने सब्जेक्ट पे काम करेंगे, तो 11वीं अनुसूची में बताया गया है, 29 विषय रहे हैं। इसी तरह म्यूनसिपालिटी को 12वीं अनुसूची प्रदान की गई है, जिसके तहत 18 जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, 18 सब्जेक्ट पे काम करना होता है। ठीक है, तो ये 18 विषय हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्त नगर पालिका से जुड़े वित्तीय प्रावधान है। नागर पालिका दिया, नगर पालिका। ठीक है, तो कर, शुल्क, फीसें और पथकर अधिरोपित करने, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने के लिए राज्य विधानमंडल विधि द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। तो जो पावर है किसके पास, म्यूनसिपालिटी के पास, कि जो नगर पालिका टैक्स वगैरह लोग देते नहीं है, नगर निगम टैक्स वगैरह। ठीक है, तो फंड टैक्स हो गया है ना, तीन सब की बात की जा रही है। तो कर, शुल्क, फीसें और पथकर अधिरोपित करने, संग्रहित करने का जो भी चीज़ें हैं, तो राज्य यानी मुख्यमंत्री अगर कोई कानून बना दें कि इसके तहत जो नगर पालिकाएँ इतने टैक्स वसूल करेंगी, ये सब करेंगी, वो सब ये सब बात यहाँ पर की गई हैं। तो वही सिंपल सी बात है कि कर हुआ, शुल्क हुआ, फीस या पथकर अधिरोपित करने और उसको संग्रहित यानी इकट्ठा करने, वसूली करना, ये सब जो भी कार्य हैं वो राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई कानून पारित करके किया जा सकता है। अगला दिया है कि नगर पालिका के लिए राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल नंबर 243Y यानी फाइनेंस कमीशन की बात करता है। तो जो राज्य वित्त आयोग है, जो भी ग्रांट भेजेगा, है ना, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का काम ही यही है, जो भी ग्राम पंचायतें हो या नगर पालिकाएँ हैं, इनको जो ग्रांट वगैरह प्रदान किया जाता है, वही बात यहाँ पर की गई है कि जो राज्य की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इसी से जो है वो सहायता अनुदान प्रदान करेगा राज्य वित्त आयोग। और क्या, केंद्र सरकार के खाते से थोड़ी ना, राज्य सरकार के ही। अगला है आपका नगर पालिका द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त करों को जमा करने के लिए नगर पालिका विधियों का गठन तथा ऐसी विधियों से धन को निकालने के लिए उपबंध कर सकता है। तो जो भी नगर निगम टैक्स वगैरह वसूली की बात है, सिंपल सी बात है, वही यहाँ पर बात की जा रही है। वो सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों में भी मैंने बताया कि 18 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर वही बात की गई है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इनको आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, गोली मार देना है। नंबर याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका की है, वहाँ पर आपको यानी 18 सब्जेक्ट हैं। अगला तथ्य है पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकार आदि है। तो राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है
यानी स्टेट जो वहाँ MLA लोग चुन करके जाते हैं, तो सिंपल सी बात है मुख्यमंत्री के ही तहत ही सब लोग काम करते हैं अपना। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियों या प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी पूर्णतः वो जो ग्राम पंचायतें हैं वो अपने हिसाब से स्वायत्त हों, किसी तरह का जो है वो केंद्रीकरण ना हो। ठीक है, तो स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ होना चाहिए। इस तरह की कोई कानून विधान न बना दे कि जो पंचायत के ग्राम प्रधान वगैरह हों अपना वो पार्टियों से जो है बिल्कुल जुड़ के ही रहें। ये सब बातें बताई जा रही हैं। बाकी आप जानते हुए इनडायरेक्टली तौर पर कहीं न कहीं सभी लोग जुड़े ही रहते हैं। तो किस तरह की शक्तियाँ, तो यहाँ शक्तियाँ हैं 11वीं अनुसूची से संबंधित विषय कितने हैं, 29 विषय। तो 29 विषय पर कार्य करने का पंचायतों के पास अधिकार होना चाहिए। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ये सभी की सभी शक्तियाँ जो है वो ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई हैं। अगला है आपका राज्य वित्त आयोग। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन करने के लिए अनुच्छेद 243I के तहत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा राज्य वित्त आयोग का गठन? प्रत्येक 5 साल पर राज्यपाल जो निम्नलिखित विषयों में संबंधित राज्यपाल को अपनी सिफारिश जो है भेजती है और उन सिद्धांतों के बारे में जो राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान प्राप्त को शासित करता है। राज्य द्वारा वसूले गए शुल्कों, पथकरों और फीसों के राज्य और पंचायतों के वितरण को शामिल करता है ना। सिंपल सी बात, जो पैसा वसूले, टैक्स वगैरह जो भी वसूल करती है स्टेट गवर्नमेंट या ग्राम पंचायतों के तहत जो भी सब पैसा जाता है राज्य की संचित निधि में, उसका जो है वितरण जो है वो फाइनेंस कमीशन के तहत ही किया जाता है। पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने कर, शुल्क, टोल टैक्स आदि की अवधारणा को शामिल को जो है वो शासित करता है कौन? राज्य वित्त आयोग। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों, योग्यता और उनके चयन को विहित करेगा। तो याद रखिए, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा उसमें कौन सदस्य होगा, है ना, कितने सदस्य होंगे, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनका जो चयन है कौन करता है? करते तो राज्यपाल हैं। प्रत्येक 5 साल पर राज्य वित्त आयोग का गठन, लेकिन उनके जो सदस्य होंगे उनकी जो योग्यता होगी वो सब के सब जो है कानूनी तौर पर एक कानून बना दिया जाए। कानून बनाएगा तो जहाँ जो MLA लोग बैठते, नेता लोग अपना विधानमंडल, वहीं पर कानून बनेगा कि कौन राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य कौन हो सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब राज्य वित्त आयोग के बाद है आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है? 243K है। तो राज्य जो है एक निर्वाचन आयोग का गठन करेगा। आर्टिकल यह है 243K। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। किसको? राज्य निर्वाचन आयोग को। चुनाव कराना, ये सब अगड़म बगड़म जो भी चीज़ें हैं, इशारी की सारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। और राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। तो ये तथ्य आप पॉलिटी वगैरह में सब पढ़ लेते हो, बाकी यहाँ पर भी ध्यान दो आप। राज्य निर्वाचन आयोग की जो सेवा शर्तें हैं, पदावधि है, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग को उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया भी जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विहित है। तो जिस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार है राज्य विधानमंडल को है। ज्ञातव्य है कि पंचायत चुनाव का जो निर्णय है वह राज्य सरकार द्वारा होता है। तो चुनाव कब होगा, ये सारी जो बातें हैं वो राज्य का जो सरकार है ना। तो योगी जी जैसे कि अभी चुनाव हुआ था 2020 वाला, कोरोना काल में फिर बढ़कर वो अब बढ़ गया, आगे 2021 में हुआ चुनाव। तो ये चुनाव आयोग जो है, तो टाइम पीरियड जब ज़्यादा बढ़ रहा था, बीच में कोरोना काल हो गया था, तो हाई कोर्ट ने बोला भैया राज्य सरकार को कि चुनाव कराओगे कि नहीं। तो योगी जी ने कहा नहीं कराएंगे चुनाव, है ना, कोरोना काल है, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो वही टाइम पीरियड बढ़ गया था। तो राज्य सरकार का जिम्मा है चुनाव करवाने का, जो निर्णय है वो राज्य सरकार लेती है। बाकी चुनाव प्रक्रिया है ना, वो सारी चीज़ें राज्य निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन निर्णय कौन करेगा? राज्य सरकार। ज्ञातव्य है कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करवाने में तथा निर्वाचन कराने का जो दायित्व है राज्य निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 243ZA के तहत दिया गया है।
सिंपल सी बात वही समझो आप घुमा घुमा के, चाहे नगर पालिका हो चाहे ग्राम पंचायत हो, सभी जो जिम्मेदारी हैं वो राज्य चुनाव आयोग के पास है। पंचायतों के चुनाव संबंधी विवाद के विषय पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर अनुच्छेद 243 के तहत रोक लगाई गई है। तो याद रखिएगा, पंचायत संबंधी यदि कोई चुनाव संबंधी कोई विवाद अगर है तो इसमें जो है न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह जो है संविधान से पावर दी गई है। तो आर्टिकल कौन सा है, यहाँ पर आड़ा लिखा है 243 ओ समझिए, ठीक है ओ। तो याद रखिएगा, चुनाव संबंधी कोई अगर विवाद है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ही समझ लो आप, जैसे कि अभी हाल ही में जो पंचायत का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में 2021 में, इसमें एक बार आरक्षण मतलब आरक्षण की घोषणा कर दी गई कि इस गांव में जो है अनरिजर्व सीट होगी, यानी अनारक्षित है, जनरल सीट आ जाएगी। इस गांव में जो है आपको ओबीसी सीट रहेगी और यहाँ पर जो है वो एससी सीट होगी। इस तरह जो है बंटवारा हो गया, चुनाव की घोषणा कर दी गई एक बार, ठीक है। चुनाव मतलब कि जो सीट का एलोकेशन रहा वह राज्य सरकार के द्वारा निर्णय कर दिया गया कि यहाँ इस तरह की सीटें होंगी, ओबीसी एससी एसटी, है ना। फिर उसके बाद मामला पहुंचा था कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचा। तो हाई कोर्ट में जो है वहाँ पर डिसीजन दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा कि भैया अब जो चुनाव होगा ना, यहाँ पर जो सीट का एलोकेशन हुआ है रोटेशन को चेंज कर दिया जाएगा। अब रोटेशन हो गया चेंज, जहाँ पर अनरिजर्व सीटें थी वहाँ पता चला एससी आ गई, है ना। तो मान लो कोई जो जनरल सीट वाले रहे होंगे, जैसे कि ब्राह्मण ठाकुर हो गए, ये जनरल में ही आते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर लड़ने वाले थे, अब ये लड़ ही नहीं सकते चुनाव। तैयारी किए 5 साल, जनता की सेवा किए, चुनाव लड़ने के टाइम आया तो अब पता चला कोई एससी लड़ेगा यहाँ पर। अब हुआ बवाल, लेकिन तब तक क्या है, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। अब बवाल हुआ, लोग पहुँचे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। कहना अब हम सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, हाई कोर्ट वाई कोर्ट नहीं, अब डायरेक्ट चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, उसके पहले ही चुनाव की क्या है, घोषणा कर दी गई। चुनाव की घोषणा हो गई, स्टेट गवर्नमेंट यानी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने घोषणा कर दी, निर्णय ले लिया कि चुनाव होगा राज्य सरकार ने। हाँ, घोषणा किसने की, चुनाव आयोग। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है मामला। सुप्रीम कोर्ट बोलता है क्या कि अब हो गया है, चुनाव की डेट की घोषणा हो चुकी है, अब इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर कहाँ से मिली, यही है आर्टिकल 243 से। यही सब बातें रही हैं। लोग फिर भी लगे रहे कि नहीं अभी आएगा चुनाव और हम दोबारा प्रधानी लड़ेंगे। पंचायत चुनाव की चुनौती राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी एवं रीति के तहत किया जा सकता है, ठीक है। तो वही बात है कि राज्य सरकार जो कानून अपना बनाएगी, प्रधानी कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता है, सब रीति जो रिवाज हैं उसी के तहत जो है वो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून जो बनाया जाएगा उसी के तहत जो है जो निर्वाचन आयोग होगा उसी के तहत काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य आपका सहकारी समितियां हैं, द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपने एक पढ़ा सबसे पहले पंचायत, ठीक है, पंचायत पढ़ा। इसके बाद आपने म्युनिसिपैलिटी पढ़ लिया। अब पढ़ने जा रहे हो द कोऑपरेटिव सोसाइटी। पंचायत में आपने पढ़ा, भाग कौन सा रहा है, भाग 9 रहा है। आर्टिकल नंबर 243 से शुरू करते हो, 243 ओ तक जाते हो। और यहाँ पर जो भाग 9 रहा, इसके भाग 9A आएगा और ये भाग 9B है, ठीक है। इसमें आर्टिकल जो आप पढ़ोगे ओ के बाद क्या आएगा, MNOP यानी 243 P से करोगे। P से लेकर कहाँ तक, P से लेकर के आपने ZG तक किया, 243 ZG। अब यहीं पर आपका स्टार्ट होगा 244 से लेकर के दोस्त, हाँ ZG ZH आएगा, 243 ZH, ठीक है। तो ZH से स्टार्ट करोगे और जाओगे आप 243 ZT तक। तो यहाँ पर आपने भाग 9 देखा, 9A इसमें देख लिया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में 9B देखोगे और इसमें आपने कवर किया जो शेड्यूल रहा आपका वो 11वीं सूची रही जिसमें कि आपने 29 विषय देखे। 12वीं अनुसूची रही जिसमें कि आपने 18 सब्जेक्ट पे काम करना है म्यूनसिपालिटी को। बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें कोई अनुसूची संबंधित नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है क्योंकि टोटल आपके जो शेड्यूल्ड है संविधान में 12 ही अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित तथ्यों को कवर करते हैं। सहकारी समितियों का दर्जा जो है यहाँ पर आपको याद रखना है
ये है आपका 57वें संशोधन, ठीक है। तो जो 97वें संशोधन हुआ है इसके तहत संविधान में जोड़ा गया क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जबकि पंचायती राज को आपने जो देखा किसके तहत, 73वें संविधान। वहीं पर म्यूनसिपालिटी को जोड़ा गया किसके तहत, तो ये 74वें संविधान के तहत। तो इसी तरह आपको याद रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97वें संशोधन तहत जोड़ा गया था। भाग कौन सा होगा, 9B, ठीक है। तो ध्यान देना है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है 243 ZH से लेकर के ZT तक जो है बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ से जो पूछा जाने वाला तथ्य है वो है 97वें संशोधन के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया था। और इसके तहत दो यहाँ पर आपको आर्टिकल दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना याद रखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97वें संशोधन के तहत जो है वो जोड़ा गया, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा इन्होंने अपना थोड़ा शार्ट में दिया है विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। तो संस्थाएं दिया है पंचायतों के स्तर, ठीक है। तो ग्राम पंचायत यानी एक स्तरीय जो व्यवस्था है किसी भी राज्य में, एक स्तरीय पंचायती राज पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। 2 स्तरीय आप देखोगे तो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में है, जो कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की बात करता है। कितने राज्य में, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, यहाँ पर 2 स्तरीय है। 3 स्तरीयों में देखोगे तो अपना उत्तर प्रदेश शामिल है ही है, बिहार है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु। यहाँ पर क्या है, 3 स्तरीय है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी की सभी जो है शामिल हैं, ठीक है। इसको आप यहीं से काउंट करो सब। जबकि 4 स्तरीय में आप देखोगे, है ना, जो कि आप 60 नोट में पढ़ोगे, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय जो है वो व्यवस्था लागू की गई है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हरियाणा इन्होंने दे दिया, यहाँ पर भी हरियाणा, इनको क्या बताया जाए। चलिए याद रखो पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय। आगे बढ़ते हैं, तो बाकी ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली दोस्त, ठीक है। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं, उसके बाद MCQ पे चलते हैं। आइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। शायद इसके पहले इन्होंने 24 दे रखा था, जो कि गलत रहा है, ठीक है। तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, यही कहीं था, इन लोगों ने 24 अक्टूबर बताया था। बुक इन्होंने नई एडिशन दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक रखे ही है, ये था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप 24 अक्टूबर, अभी वहाँ पर देखें 2 अक्टूबर, ये बिल्कुल वही सही है। यहाँ पर आपको 24 नहीं, यहाँ पर 2 अक्टूबर करिएगा, ठीक है। नई बुक एडिशन नया दिया, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक डाल ही दिए हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ घटना चक्र ही पढ़ो, बेटर रहता है। लेकिन चलो, आप लोगों की डिमांड है, कंप्लीट ही करा देते हैं इसको। बाकी आप लोग देखिएगा अपने हिसाब से, अगर मैं कोई त्रुटि कहूँ पकड़ पाता हूँ तब तो ठीक है, क्योंकि यदि बुक को मिस्टेक ढूंढने में लगेंगे तो पूरा महीना इसी में चला जाएगा, तब तक पेपर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, 19 जून भी निकल जाएगा। चलिए, हाँ, महत्वपूर्ण तथ्य में देखा आपने कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आरंभ किया गया है वो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो देश की आर्थिक एवं सामुदायिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। बलवंतराय मेहता समिति का गठन कब किया गया है, वर्ष 1957 में। किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो वो है बलवंतराय मेहता समिति। बलवंतराय मेहता द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की जो 3 स्तरीय संस्थाएं हैं वो कौन सी हैं, तो एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को जो किस अनुसूची में जगह दी गई है, तो पंचायत वाली जो सूची है वो 11वीं है। 73वें 74वें संविधान म्यूनसिपालिटी वाला जो आता है आपका, वो आपका 12वीं अनुसूची में, जिसमें कि 18 सब्जेक्ट हैं। कौन किसी क्षेत्र का पंचायत क्षेत्र निर्धारित करता है, तो राज्य सरकार निर्धारित करती है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव है कौन करता है, तो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम हो। ग्राम पंचायत में आरक्षण का जो प्रावधान है कि संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जबकि OBC वाला जो जोड़ा गया था पंचायती राज अधिनियम 1947 में संशोधन किया गया था 2000 ईस्वी में, उसके तहत जोड़ा गया था OBC आरक्षण वाला, ठीक है।
महिलाओं का जो आरक्षण है भैया वो कितना है, तो सिंपल सी बात है 1/3 है। किसी पंचायत के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव होना चाहिए, 6 महीने। 6 महीने से कम टाइम है, 6 महीने है तो चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचायत का जो कार्यकाल होता है कितना है, तो प्रथम अधिवेशन की बैठक से जो होगा 5 साल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई है, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कब? 2 अक्टूबर 1959। अभी पढ़ के आ रहे हो सब। पंचायती राज समितियां हैं, वही ईयर उनको जरूर याद रखना, अक्सर मिलान को दे देता है। तो 1957 की है बलवंत राय मेहता, संथानम है 1962 की, शादी कली समिति 1964 की, अशोक मेहता समिति 1977 की। बाकी पीके थुंगन ये सब आपने पढ़ ही लिया है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थ्योरी वाले जो पार्ट हैं आपकी वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर और थोड़ा है, आप देख लीजिए। जीबीके राव समिति 1985 का है, एलएम सिंह भी है 1986 है, और पीके थिंगन समिति 1989 है। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको दिखता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा देने की जो बात की गई थी वो एलएम संघ भी मिलता है और पीके थुंगन भी मिलते हैं, तो सजेस्ट दोनों ने किया है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आपको एलएम सिंह भी और पीके थिंगन दोनों दिखते हैं तो आपको एलएम सिंह भी ही लगाना है, ठीक है, प्रश्न में, क्योंकि ये 1986 के बाद में आई 1989। तो याद रखिए, संवैधानिक दर्जा देने सलाह जो बात की थी एलएम सिंह भी। यदि दोनों में से ये दिखते हैं, एलएम सिंह भी नहीं दिखते हैं, तो आपको पीके थुंगन पे लगा देना आंख मूंद करके। पंचायतों में महिलाओं के स्थान आरक्षित करने के लिए संबंध में बीड़ा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उठाया था, ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महिलाओं के आरक्षण की बात जो बात की गई वो राजीव गांधी के द्वारा, उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत पंचायती राज संबंधित 64वें संविधान संशोधन महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान जो है आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। भारत में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रसाद सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर ही 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां पर अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है, तो ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में अधिक स्तरीय इन्हें जनजातीय परिषद कार्यरत है। नगर पालिका सदस्यों का जो चुनाव है वह किस रीति से किया जाता है, तो प्रत्यक्ष रीति से है, यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा। अगला है, भारत में नगर पालिका संवैधानिक प्रावधान की स्थिति को लागू हुआ है तो 1 जून 1993 को, जबकि अगर पंचायत वाला पूछे तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले लग गया है, 1993 है, लेकिन वो अप्रैल है, तो 24 अप्रैल 1993। अप्रैल, मई, जून में आ जाता है पंचायत नगर निगम वाला। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो यह मद्रास में, याद रखिएगा, जो कि वर्तमान में चेन्नई में है। कब स्थापना हुई थी? 1687 में। तो भारत का पहला नगर निगम कौन सा? मद्रास। तो दोस्तों, इस तरह आपने थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की टाइप, यानी परीक्षा उपयोगी प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वह किया जाता है। पहला कथन दिया है कि अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा, तो सभी वयस्क जो 18 साल से ऊपर हैं सभी के द्वारा थोड़ी ना भाई, जिनका निर्वाचक सूची में नाम होगा, वोटर लिस्ट में, वही लोग जो है मतदान करेंगे, वही लोग तो चुनेंगे। तो पहला गलत हो गया अपने आप। अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा, तो दूसरा बिल्कुल सही है, निर्वाचक में सूची में शामिल नाम है। निर्वाचक सूची में उन्हीं का नाम शामिल होगा जिनका 18 साल से ज़्यादा उम्र होगी, तो वयस्क अपने आप हो जाएंगे। नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ना, बिल्कुल नहीं, अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचन से, तो दूसरा और आपका चौथा यहाँ पर सही, ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नगर और कस्बा बताए गए हैं और स्थानीय निकाय, यानी जैसे कि आप लखनऊ में जब एंटर करते हो तो लखनऊ में बोल दिया जाता है पहले ही आपको गेट मिल जाएगा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण सब तरह। लखनऊ छावनी में आपका स्वागत है, लखनऊ आपका छावनी परिषद है। कानपुर नगर निगम है, बिल्कुल सही है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद बताया जा रहा है, जो कि गलत हो जाता है। आप करंट में पढ़ते हो देश का ऐसा कौन सा नगर निगम है जिसने म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करने वाला है पूरे देश का, तो वो एक ही है, नगर निगम, दैट इज गाजियाबाद नगर निगम होगा, नगर पालिका परिषद। तो आप करंट में भी कवर करते हो, तो नगर निगम है, ना कि नगर पालिका परिषद, ठीक है। तो जो कि भारत का जो है पहला जो म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करने वाला है उत्तर प्रदेश का है गाजियाबाद नगर निगम, तो ये नगर निगम है।
बाकी काकोरी जो है एक नगर पंचायत है। तो सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है वो राज्य को सार्थक कदमों हित परामर्श देता है। तो आर्टिकल नंबर जो 40 रिलेटेड है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत जो समिति की सदस्य हैं यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। देखिए जो गांव होता है, गांव में जो प्रधान होते हैं वो तो उनके पूरे गांव के लोग जो है प्रत्येक व्यक्ति हैं वो अपना चुनते हैं, गांव के लोग, ठीक है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं पंचायत कि जो अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान। वहीं पर छोटे छोटे वार्डों में बटा होता है, दैट इज कॉल्ड पंचायत समिति। तो इन सदस्यों को अगर चुनाव लड़ना है तो जो इतने एरिया में लोग होंगे, यहाँ पर एक पंचायत समिति की जो सदस्य का चुनाव लड़ रहा होगा, ग्राम पंचायत की सदस्य का चुनाव, यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति को चुना जाएगा। यहाँ पर 2-3 लोग लड़ते हैं, कोई एक जीत जाता है, तो यही है। तो यहाँ पर भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन ए। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? वही प्रश्न आ गया जिसको मैं थोड़ा मेंशन कर रहा था। तो यहाँ पर आप लगाइएगा एलएम सिंह भी, ना कि एसएम सिंह भी, एलएम सिंह भी। ऑप्शन ई सही जवाब होगा। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परसंघीय प्रणाली में स्थानीय स्वशासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। तो पहला ही गलत है, स्वतंत्र बिल्कुल स्वायत्त शासन होना चाहिए, संविधान में मेंशन है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला ही गलत हो गया, सुमेलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ही सही जवाब होगा, ठीक है। बाकी स्थानीय निकायों के लिए यहाँ पर आप 33% कर लो, स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी किए हैं आप इनके आंसर की अगर देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने 6 का जो आंसर बताया है, आप देखिए 6 का आंसर इन्होंने ए बता दिया। तो और भी तो गलतियां हैं इनमें, ठीक है। तो 6 का ए बोल दिया, और भी तो इन्होंने गलत दे रखे हैं। तो आप रेक्टिफिकेशन आप इरर कर लो दोस्तों, ठीक है। अब जहाँ पर 30% है, क्योंकि संविधान में मेंशन है नॉट लेस देन 1/3 का मतलब 33% होगा। तो यहाँ 33 कर लो आप, और इस ऑप्शन को ये लगा लो सही आंसर। स्थानीय शासन के लिए वित्त का जो उपबंध है एक आयोग करता है, दैट इज वित्त आयोग। तो दूसरा सही हो जाएगा। स्थानीय निकाय निर्वाचन का जो निर्धारण और आयोग करता है, तो ये भी सही है, सब सही है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर जो स्वतंत्र कोटि है इस तरह आप लगा लीजिएगा, सही नहीं है, क्योंकि स्वायत्त शासन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संविधान में ऐसा मेंशन है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो बलवंत राय मेहता रहे हैं, त्रिस्तरीय की बात की, और अशोक मेहता जो रहे हैं 1977 वाले, ये रहे हैं 2 स्तरीय। ऑप्शन बी। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की है? तो ये हैं यानी पंचायती राज की शिल्पी या वास्तुकार, दैट इज बलवंत राय मेहता। ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है आपका वो है निम्नलिखित में से पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का जो गठन करता है, कौन करता है? तो प्रत्येक 5 साल पर कौन करेगा? अभी पढ़ के आ रहे हो, राज्य के माननीय राज्यपाल साहब। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 1/3 नॉट लेस देन 1/3 आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल होगा 243D। और हिंदी में पढ़ोगे तो ABCD आबाशा का खा गा घा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है आपको बताना है। तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के जो निर्वाचन नामावली में जो पंजीकृत लोग होंगे उन्हीं को मिलाकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो पंचायती राज पद्धति। ऑप्शन बी। राज्य वित्त आयोग क्या है? तो राज्य वित्त आयोग आपका एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना को निर्धारित उपबंध करने को अधिकृत है? तो दोस्त यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा भारत की जो पार्लियामेंट है। ऑप्शन सी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो सिंपल सी बात, कहीं भी विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र, शक्तियों की विकेंद्रीकरण। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न 18 नंबर है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण की बात जो की गई हो भारत की संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है?
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है तो ग्राम पंचायत वाला जो संविधान संशोधन है वो 73वां है, जबकि यहाँ नगर पालिका पूछा जाता तो आप 74वां लगाते। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है, जनक माना जाता है? सिंपल सी बात, 1882 में रहे हैं लॉर्ड रिपन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर मैक्सिमम जो संख्या हो सकती है आपने तथ्यों में कहीं भी कवर नहीं किया, लेकिन प्रश्न में आ गया है तो याद रखिएगा, ये सब क्वालिटी की चीज़ें हैं। आर्टिकल नंबर 243 जेड जे में कहा गया है मैक्सिमम 21। अगला है पंचायती राज की सूची का विषय है पंचायती राज। तो पंचायती राज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्योंकि किसी किसी राज्य में 50% आरक्षण वहाँ की सरकारें दे देती हैं और किसी किसी राज्य में तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपना चेंज पेंज करती रहती है। दैट इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। पंचायत जो चुनाव होते हैं वो कितने साल में होते हैं? तो कोई गांव से बिलोंग कर रहा होगा तो बता ही देगा 5 साल में। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था से संबंधित तो उल्टा ही पढ़ लो, बी.आर. मेहता रहे ही, अशोक मेहता भी रहे हैं, एल.एम. सिंघवी जो कि संवैधानिक दर्जा की बात की, अशोक मेहता द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय की बात की, पी.वी. नरसिम्हा राव जो समिति रही है संबंधित नहीं होगी। ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था में संबंधित नहीं है? तो सादिक अली को भी पढ़ के आ गए हो, एल.एम. सिंघवी भी देख ली, अशोक मेहता भी देख ली, लेकिन दिनेश गोस्वामी तो कहीं देखे नहीं आपने। ऑप्शन ही सही जवाब हो। ठीक है, बाकी अगर बहुत ज़्यादा आप पढ़े होगे तो मालूम होगा कि दिनेश गोस्वामी जो समिति है बेसिकली वो आपका चुनाव सुधार से संबंधित समिति रही है। अगला है संविधान के किस भाग से पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था का भाग पूछा जा रहा है तो पंचायती राज का जो भाग होगा सिंपल सी बात है, भाग 9 कहाँ गया? ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं जो अनुसूची संबंधित है दोस्त, सिंपल सी बात है, पंचायती राज से। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो आरक्षण है यहाँ पर बताना है वो है किस में? जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें, लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज संस्था में। तो सिंपल सी बात, आर्टिकल नंबर 243D मेंशन करता है नॉट लेस देन 1/3, यानी वो 1/3 से कम नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायतों में आरक्षण। बाकी राज्य विधानसभा में, लोकसभा में, इन सब में नेता लोग तो आप जानते हैं बहुत बातें करते हैं, लेडीज फर्स्ट, लेकिन आज तक विधानसभा लोकसभा में पारित ही नहीं हुआ है महिलाओं का बिल। आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण स्थान हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कहाँ पर? पंचायती राज संस्था में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए जो कितने विषय हैं? पंचायत, तो पंचायत में 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय रहे हैं दोस्त? 29। ठीक है, जबकि आपका जो दूसरा 12वीं अनुसूची है जो कि आपके म्यूनसिपालिटी आती है उस वहाँ पर 18 विषय रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था को जो वास्तुकार है, शिल्पी है, वो किसे कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, बी.आर. मेहता को। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो सिंपल सी बात, फाइनेंस को कौन काम करेगा? तो फाइनेंस कमीशन होगा, राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न आपका बन रहा है वो सूची मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे कि बी.आर. मेहता शिल्पी हैं, वास्तुकार हैं पंचायत राज की, तो इन्होंने त्रिस्तरीय बात की, 3 स्तर मिला दोगे। अशोक मेहता रहे, बोले हम 2 ही स्तर की बात करेंगे। एल.एम. सिंघवी जो रहे हैं जो कि इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात की, स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात की। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी का 4 होगा, जी.बी. या कर राव बचे या प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात इन्होंने की। तो इस तरह आप मिलाओगे तो यहाँ पर ए का जो है वो 2 है और जबकि बी का 1 होगा, तो 2-1 कहीं दिख रहा है डायरेक्ट, 2-1 ये उल्टा है सीधा। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 43वें व 74वें, क्या है 43वें, यहाँ पर 73वें कर लो आप। ठीक है, 73वें या 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी पढ़ के आ रहे हो, कौन रहे प्रधानमंत्री?
पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। ठीक है, जबकि महिलाओं के लिए जो 1/3 की बात की थी आरक्षण में, वो राजीव गांधी पहुंचे थे वहाँ पर, उस समय रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो दर्जा देने की बात की गई, संविधान संशोधन हुआ, उस समय रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। अगला है आपका, पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। भारत में पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत की गई है वह कब की गई है? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? वही बात, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने अपनाया गया, और जब आपका संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, चुनाव की बात आई, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ। यहाँ पर पूछा गया शुरुआत कहाँ, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है क्या? सिंपल सी बात है, लक्ष्य होगा आपका ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति वो है क्या? ब्लॉक स्तर पर, तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है उसको एक प्रशासनिक समिति या प्रशासनिक पंचायत समिति आप कह सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। पंचायती राज को पंचायती राज का डाट के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। यहाँ पर फिर करिए, तो सिंपल सी बात है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। पंचायती राज में भारत में पंचायती राज का जो प्रतिनिधित्व है वो करता कौन है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, लोग हिस्सेदारी लेते हैं, सामुदायिक विकास भी होता है। तो ये तो बातें सही हैं। अगला जो ऑप्शन है आपका, हाँ वो डी होगा, यानी सभी की सभी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं क्या? तो पंचायती राज प्रणाली में आप जानते हो 3 तरह की श्रेणियां हैं, प्रथम, दूसरा और तीसरा स्तर। इसका जो लक्ष्य है वो गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसकी जो सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरे स्तर में जो लेवल है जिला परिषद, उसमें कुछ सांसद भी शामिल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो डीपीएसपी में पढ़ते हो आर्टिकल नंबर 40, ऑप्शन बी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली कौन कौन है? तो सबसे निचले स्तर यानी गांव के स्तर पर देखोगे तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत है। इसके बाद दूसरा जो लेवल होता है जिसको आप पंचायत समिति कहते हो, पंचायत समिति है। इसके बाद जो ऊपर आपका लेवल सबसे ऊपर होगा दैट इज जिला परिषद। तो इसमें चारों में कौन आ रहा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ऐसे यहाँ पर थोड़ा कहीं भी आपको बताया नहीं गया, टू द पॉइंट नोट में यहाँ पर देखो जो तीनों लेवल होते हैं ना, कभी कभी मान लो पूछ लिया जाए, तो जो कि जो ग्राम पंचायत में सचिव के तौर पर होते हैं, प्रधान के तौर पर देखो नेतागिरी के चक्कर में तो प्रधान हो गए, प्रधान अध्यक्ष होते हैं। जबकि जो ग्राम पंचायत सचिव अगर बोलोगे तो जो वीडियो भी UPSSC के द्वारा होने वाला था, हो नहीं एग्जाम रहा है, तो जो वीडियो होते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो ग्राम विकास अधिकारी या सेक्रेटरी जो भी लोग बोलते हैं, तो ये ग्राम लेवल पर सचिव होते हैं। जबकि जो दूसरा लेवल है नेतागिरी में देखोगे तो ब्लॉक प्रमुख यहाँ बैठते हैं। ठीक है, जो जनप्रतिनिधि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख हो जाते हैं। जबकि पंचायत लेवल पर जो पंचायत का सचिव होगा, ग्राम पंचायत यानी ग्राम सचिव तो वीडियो होंगे, यानी जो ब्लॉक लेवल पर होगा वो अधिकारी होता है वीडियो। ठीक है, दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास इसकी ब्लॉक दैट इज विकास खंड अधिकारी होगा। ठीक है, जो कि पीछे के थ्रू आते हैं। इसके बाद आपका जो जिला लेवल होता है तो जनप्रतिनिधि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष बैठते हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर CDO होते हैं, CDO या PRO जो भी आप बोलो। ठीक है, CDO या PRO पंचायती राज अधिकारी, या आप कह सकते हो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो पंचायत अगर बीच में भंग हो गई, 6 महीने से ज़्यादा टाइम है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लो। 6 महीने से अगर कम समय है, 6 महीने ही कम है, तो चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन सी सही जवाब।
अगला है अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। अशोक मेहता की बात की जा रही है, तो अशोक बोले केवल 2 स्तरीय की बात करो, ऑप्शन बी। कब की रही अशोक मेहता? 1977। अगला है भारतीय संविधान के कौन से भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भाग, तो भाग 9 जो रहा है वो पंचायत का रहा है, नगर पालिका आती है तो उसकी थोड़ा आगे चले जाओ, भाग 9 का में भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत के गठन की बात की गई है। तो संविधान जो है किस भाग पंचायत गठन भाग में की, तो आर्टिकल पकड़ोगे आप 40, और 40 आर्टिकल किस में आएगा, तो भाग 1 जो आप बात करता है दैट इज यूनियन और टेरिटरी की बात करता है, ठीक है। तो संघ और उसके राज्य की बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक बात करता है। और भाग 2 आएगा आपका सिटीजनशिप का, 5 से लेकर आर्टिकल 11 की बात करता है। भाग 3 आपका जो कि इम्पॉर्टेंट भाग है द इज फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार का, जो कि 12 से लेकर के 35 तक बात करता है। उसके बाद भाग आता है 4। भाग 4 में आप देखोगे आर्टिकल नंबर 36 से 51 बात करता है, तो 36 से 51 के बीच पड़ेगा, जिसमें कि 40 होगा, 40 आर्टिकल नंबर। तो भाग कौन सा होगा दोस्त? 4, यानी ऑप्शन यहाँ पर यही सही जवाब है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वां संविधान यानी पंचायती राज। पंचायती राज की जो सूची कौन सी होगी दोस्त? भाग होगा 9, सूची होगी 11। वहीं पर 74वां जो संविधान संशोधन रहा, भाग होगा 9B और सूची होगी 12वीं। तो यहाँ पर 73वां यानी पंचायती राज की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? पंचायती राज की बात की जा रही है, तो 73वां संविधान संशोधन पकड़ लोगे आप। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो ये सिंपल ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था, आप कह सकते हो कि पेट में, पेट 2000 जो 21 का पेपर हुआ था उसमें। अब यहाँ पर देखो पूछा क्या गया भाई, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किस में है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किस में आता है? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 73वां, ठीक है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसके प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, मध्यम वर्ग है, कृषक वर्ग है, पुरुष वर्ग है, महिला वर्ग है। तो सिंपल सी बात है, 73वां जो संविधान संशोधन है आपका पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायतों में जो आरक्षण की खासकर बात की गई SC ST OB, तो आपका चाहे वो आपका कोई भी चुनाव सब में बात करी जाती है, यहाँ पर महिलाओं के विशेषकर ध्यान दिया गया है, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण की बात केवल और केवल पंचायत चुनाव में ही है, ना कि विधायकी वाले में है, ना कि MLA MLC इन सब में कहीं नहीं, इन पंचायतों में है। तो सिंपल सी बात है, महिला यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो सिंपल सी बात, जो पंचायती चुनाव होता है उसमें लोग जाकर के वोटिंग करते हैं अपना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष आपका हो गया, साथ ही साथ गुप्त मतदान भी होता है, जैसे कि ब्लॉक प्रमुखी चुनाव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष होगा और गुप्त मतदान, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्योंकि गांव का जो इलेक्शन हुआ इसमें लोगों ने डायरेक्ट प्रधान को चुन लिया, जाके वोटिंग की अपना कि हम इन्हीं को प्रधान बनाएंगे, चुप पे जाके वोट दे दिए, मुहर लगा दिए, इलेक्शन वोटिंग हुई, चुनाव जीत गए, प्रधान साहब बन गए। इसके बाद BDC भी चुन करके जाते हैं यहीं पर जनता के द्वारा डायरेक्ट। BDC मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक जो BDC का फुल फॉर्म है दैट इज BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर होते हैं ये BDC सदस्य। तो इनको भी डायरेक्ट जनता के द्वारा ही चुना जाता है। और एक और चुनाव हो जाता है इसी साल, जैसे कि प्रधानी चुनाव हुआ, तो प्रधानी के साथ BDC भी हुआ था। इसके बाद चुनाव हुआ था जिला पंचायत सदस्य का भी। तो जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव जो है लोग डायरेक्ट जो है जाके चुनाव मतदान जो है खुद करते हैं। तो ये सभी के सभी प्रत्यक्ष हो गए, BDC, जिला पंचायत सदस्य और प्रधानी, ये तो प्रत्यक्ष रूप से चुन लिए गए। अब आता है नंबर भाई 3 स्तर हैं, तो प्रधान तो बन गए, प्रधान अध्यक्ष। अब ब्लॉक पर जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं वो ब्लॉक प्रमुख होते हैं ना, ब्लॉक प्रमुख, ठीक है, दैट इज, ठीक है, तो ब्लॉक प्रमुख होते हैं।
अब ये ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव कौन करता है? डायरेक्ट जनता तो जाती वोट करती नहीं है। तो ब्लॉक प्रमुख कौन बनेंगे? जो बीडीसी मेंबर बन लिए गए, ठीक है, बीडीसी मेंबर। तो ये जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है बीडीसी के द्वारा चुने जाएंगे। तो बीडीसी जो है डायरेक्ट जाकर चुप्पे जाकर वहाँ गुप्त मतदान करते हैं, ठीक है। मतदान पेटिका होती है अपना जो है वो, फिर जैसे कि आपका चुनाव होता है एकल संक्रमण ये मत वाला, ठीक है, तो उसी तरह जाके अपना वो अपना प्रेफरेंस चुनते हैं, ठीक है। तो बीडीसी मेंबर तो इनडायरेक्टली चुनाव होता है गुप्त मतदान। इसी तरह जो जिला पंचायत सदस्य जो कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो इन्हीं जिला पंचायत सदस्यों में से कोई अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है, तो इन्हीं जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा गुप्त मतदान के तहत बन जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर की गई है, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? निर्वाचन के लिए निर्वाचन कौन कराता है? सिंपल सी बात है, राज्य का निर्वाचन आयोग। लेकिन निर्णय कौन लेता है? निर्णय तो राज्य सरकार लेगी, लेकिन चुनाव का दायित्व है, निर्वाहन का प्रोसेस कैसा होगा, किस तरह चुनाव कराना, सारी बातें जो हो निर्वाचन आयोग देखता है। कौन? राज्य का निर्वाचन आयोग। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो एक बार प्रधान बन गए, 5 साल के लिए राजा, ठीक है। आगे देखो, 5 साल के बाद स्कॉर्पियो खड़ी। अगला है आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है? तो पंचायती राज की बात की जा रही है 73वां, तो 73वां संविधान 24 अप्रैल 1993 से है, जबकि जो 74वां संविधान संशोधन रहा है दोस्त वह 1 जून, यानी जो म्यूनसिपालिटी का है, नगर पालिका वाला, इसको संवैधानिक दर्जा 1 जून 1993 से लागू। तो यहाँ पर पंचायती राज का पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन ए लगाओगे सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम जो पंचायती राज है वो कब आरंभ किया गया था? तो वहीं नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब से भाई? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी। अगला है आपका भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आरंभ कहाँ की गई? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ऑप्शन डी। फिर अगला है कि भारत में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो अनुमोदन है वो किस समिति के द्वारा किया गया था? त्रिस्तरीय की बात की जा रही है, तो वही वास्तुकार, शिल्पीकार, पंचायती राज व्यवस्था के दड़िज बलवंतराव मेहता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका जो सभापति वह कौन था? ठीक है, उसका सभापति कौन था? प्रश्न आपने देखा, प्रश्न एक बार और देख लो। क्या है कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, वो रहे हैं बलवंतराव मेहता, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्त आपका डी सही जवाब होगा, शिल्पीकार। अगला, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? निर्णय की बात कर दी जा रही है ना यहाँ पर, तो राज्य सरकार होंगे। यूपी में देखोगे योगी जी निर्णय लेंगे। अगला जो पंचवर्षीय इलेक्शन होगा आपका प्रधानी वाला। भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ? तो वही सिंपल सी बात है, मद्रास। अगला है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा तहसील स्तर पर। तो जो पहला आपका स्तर है वो आपका ग्राम पंचायत हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्तर ब्लॉक लेवल वाला दड़िज पंचायत समिति, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। इसके बाद ऊपर जो आपका होता है जिला परिषद, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है 62 नंबर, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का जो सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी है? ग्राम पंचायत का सदस्य, तो चाहे ग्राम पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ना हो, चाहे तुमको प्रधानी का, ठीक है, क्योंकि सदस्य या प्रधान अलग अलग होते हैं, ठीक है। पंचायत सदस्य जो होंगे वो जो बीच थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता है, गांव बटा होता है वार्डों में, ठीक है, वहाँ पर लड़ते हैं ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव, जबकि जो प्रधान होता है पूरे गांव के लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो ये अंतर है। तो सिंपल सी बात है, उम्र होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष कंप्लीट, जबकि एमएलए के लिए जानते हैं 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनना भैया 35 वर्ष ले लो, और 18 वर्ष अगर वोटिंग करना है तो 18 वर्ष उम्र पूरी कर लो अपनी। भारत में ग्राम पंचायत की कुल जो संख्या है वह कितनी है?
ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली थोड़ा डाउट में रह सकते हैं, बाकी कितनी ग्राम पंचायतें हैं पूरे भारत में, ठीक है। वर्तमान में देखो लगभग 2,63,64,000 हैं। अब यहाँ पर जो आंसर दिया है 2,14,40,202 है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा अलग अलग चीज़ें हैं। माफ़ कीजिए, गांव सभा या ग्राम पंचायत एक ही, ठीक है। जो गांव अगर पूछा जाता है तो गांव को मिलकर जो है ग्राम पंचायत या ग्राम सभा बनती है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आंसर 2,40,202 दिया है। बाकी जो करंट सिचुएशन है लगभग 2,63,000 से ज़्यादा ही है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे। अच्छा, यहाँ से संबंधित एक तथ्य और याद रख लीजिए। यूपी से अगर पूछा जाता है यूपी में वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें, ये डाटा आपको उत्तर प्रदेश के जो सिंपल सी बात है ग्राम पंचायत जो प्रधान होंगे वहीं से काउंट कर लोगे आप। तो जो डाटा है निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर वो 58,176 है। ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में कितनी, 58,176, ठीक है। तो यहाँ पर अगला है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे। तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। 64 का आपका बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, सिंपल सी बात है, गए जो आबादी वाले गांव से अधिक है। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। तो दोस्तों आपने टू द पॉइंट नोट को कवर कर लिया, साथ ही साथ आपने पूरा का पूरा जो 65 MCQ दिए रहे, ठीक है, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो यदि वीडियो को आप सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट कराया जाएगा जितने चैप्टर दिए हैं पूरी बुक को। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये कंडीशन फॉलो करते हैं आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।